अस्सलाम वालेकुम गाइस, माय नेम इज गुलाम बास एंड आई एम बैक विद अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। तो आज की हमारी जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे यंग लॉयर्स के लिए भी और एक आम बंदे के लिए भी, एक आम शहरी के लिए भी। आप सब ने देखा होगा कि जो है ना पाकिस्तान के अंदर कुछ दिनों से अफरा तफरी चल रही थी 26 अमेंडमेंट ऑफ पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से, ठीक है ना। तो आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो है 26 अमेंडमेंट ऑफ जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का, ठीक है ना। अब इसके अंदर देखेंगे कि जो है ना पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कौन सी अमेंडमेंट की गई है, ठीक है ना। कौन से आयन को चेंज किया गया है, कौन से आयन को जो है ना रिप्लेस किया गया है, ठीक है ना। तो चलें ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं करते हैं, वीडियो की जानिब बढ़ते हैं। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। और अगर आप मुझे मजीद फॉलो करना चाहते हैं तो प्लीज़ जो है ना आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर फॉलो करें। और हाँ, इस वीडियो को एंड तक जो है ना लाजमी देखिएगा, क्योंकि इसके अंदर जो मेजर चेंजेस हैं ना, जैसे आर्टिकल 175A का जो है ना क्लोज 3, 2 जो है ना, ये सारे के सारे जो बड़ी बड़ी जो चेंजेस हुई है ना, जिसके अंदर जिससे मुतलिक जो है ना पाकिस्तान के अंदर अफरा तफरी चल रही थी, ठीक है ना। वो जो अपना जजेस के हवाले से, ठीक है ना, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के हवाले से, वो मैंने लास्ट के अंदर डिस्कस किए हैं। सबसे पहले मैंने जो छोटी जो है ना चेंजेस जो अमेंडमेंट हुई हैं उनको मैंने डिस्क्राइब किया है। वैसे तो बहुत सारी हुई थी, लेकिन जो मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगी मैंने वो सारी की सारी उठा ली हैं, ठीक है ना। तो चलें ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं करते हैं, वीडियो के जानिब बढ़ते हैं। तो अब सबसे पहले जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो अमेंडमेंट की गई है वो की गई है हमारे फंडामेंटल राइट्स के अंदर, ठीक है ना। हमारा जो फंडामेंटल राइट 9 है ना, उसके बाद एक नया जो है ना आर्टिकल ऐड कर दिया उन्होंने 9A के नाम से, ठीक है ना। अभी 9A है वो हमें क्या बताता है? 9A हमें बताता है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान आफ्टर आर्टिकल 9 द फॉलोइंग न्यू आर्टिकल 9A विल बी एडेड। 9A क्लीन एंड हेल्दी एनवायरनमेंट, एवरी पर्सन हैज़ द राइट टू क्लीन, हेल्दी एंड सस्टेनेबल एनवायरनमेंट। अब 9A जो आर्टिकल है वो फंडामेंटल राइट्स के अंदर एक और इजाफा करते हुए हमें ये बताता है कि भाई पाकिस्तान का जो हर शहरी है उसको ये हक है कि वो एक हेल्दी सस्टेनेबल एनवायरनमेंट में रहे, ठीक है ना। कोई भी इस जो है ना हक को या कोई भी इस राइट को जो है ना वायोलेट नहीं कर सकता, ठीक है ना। अब जो है ना पाकिस्तान का हर शहरी जो है ना एक क्लीन, हेल्दी और सस्टेनेबल एनवायरनमेंट डिजर्व करता है, ये उसका राइट है, ठीक है। अब जो दूसरी जो है अमेंडमेंट हुई है हमारे आर्टिकल के अंदर वो हुई है 38 आर्टिकल के पैराग्राफ F के अंदर, ठीक है ना। अब देखते हैं ये हमें क्या बताता है पैराग्राफ। अब आर्टिकल नंबर 38 का पैराग्राफ हमें बताता है F, इन दी कॉन्स्टिट्यूशन पैराग्राफ F ऑफ द आर्टिकल 38 विल बी चेंज इनटू, अब F जो पैराग्राफ है उसको रिप्लेस कर दिया गया है, ठीक है ना, एक न्यू प्रोविजन से, ठीक है ना। अब वो न्यू प्रोविजन हमें क्या बताता है? एलिमिनेट रिबा कंप्लीटली बिफोर द फर्स्ट डे ऑफ द जनवरी 2028। अब पहले क्या था कि हमारा जो आर्टिकल 38 का पैराग्राफ F था ना, उसके अंदर ये मेंशन था कि भाई जितना जल्दी हो सके, एज सून एज पॉसिबल जो है ना पाकिस्तान के अंदर से जो ना रिबा आप खत्म कर दें, ठीक है। मीन सूद को जो है ना वो खत्म कर दिया जाए, लेकिन टाइम मेंशन नहीं था कि भाई 1 साल के अंदर, 2 साल के अंदर, 10 साल के अंदर या 20 साल के अंदर। लेकिन अब इस जो है ना आर्टिकल के चेंज ने हमें ये बता दिया है, इस अमेंडमेंट ने हमने ये बता दिया है कि 2028 से पहले, मीन्स 2028 की जनवरी के फर्स्ट डे से जो है ना पाकिस्तान जो है ना रिबा फ्री हो जाएगा, ठीक है ना। मीन्स सूद से फ्री हो जाएगा, से पाक हो जाएगा। और ये हमारा लाजमी भी है, क्योंकि हमारा जो पाकिस्तान मुल्क है, जो हमारी कंट्री है पाकिस्तान, वो एक इस्लामिक रिपब्लिक है, ठीक है ना। इस्लाम के नाम पर हमारा जो है ना जो ये हमारा मुल्क हमारा बना है, ठीक है ना। अब देखते हैं दूसरी अमेंडमेंट कौन से आर्टिकल में हुई है। दूसरी हमारी अमेंडमेंट जो हुई है वो हुई है आर्टिकल नंबर 48 के अंदर, ठीक है ना। जो आर्टिकल नंबर 48 का क्लोज 4 जो है जो रिप्लेस हुआ है वो हमें क्या बताता है? द क्वेश्चन ऑफ वेदर एनी एडवाइस वाज गिवन टू द प्रेसिडेंट, मीन्स कोई भी एडवाइस जो प्रेसिडेंट को दी जाती है, ठीक है ना, कोई भी एडवाइस अगर प्रेसिडेंट को दी जाती है बाय द कैबिनेट, अब वो जो एडवाइस है वो या तो कैबिनेट दे या हमारा प्राइम मिनिस्टर दे, मीन्स कोई भी दे, कैबिनेट दे या प्राइम मिनिस्टर दे, एंड द नेचर ऑफ दैट एडवाइस कैन नॉट बी एग्जामाइंड बाय एनी कोर्ट, ट्राइब्यूनल और अथॉरिटी। अब वो उस एडवाइस को हम जो है ना किसी भी कोर्ट के अंदर चैलेंज नहीं कर सके, किसी भी ट्राइब्यूनल के अंदर किसी भी जो है ना अथॉरिटी उसको चैलेंज नहीं कर सकती, ठीक है ना। ये हमारे आर्टिकल 48 के क्लोज 4 के अंदर हमारी चेंज हो गई है, ठीक है ना। अब उसके बाद जो हमारी अमेंडमेंट हुई है वो हुई है आर्टिकल नंबर 77 के अंदर। आर्टिकल नंबर 77 के क्लोज 2 के अंदर हमारी जो है चेंजेस की गई हैं। अब वो कौन सी फॉलोइंग चेंजेस हैं वो हम देखते हैं। अब इसके अंदर पहली जो चेंज है मीन्स बताया गया है कि भाई सुप्रीम कोर्ट का कोई भी बंदा जज तब तक नहीं बन सकता जब तक वो पाकिस्तान का शहरी ना हो, ठीक है ना। दूसरी हमारी ये जो इसके अंदर चेंज की गई है कि रोड लेस देन 5 years बीन अ जज ऑफ हाई कोर्ट, मीन्स जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनेगा
वो कम से कम भी 5 साल तक जज रहा हो किसी भी हाई कोर्ट के अंदर, किसी भी सूबे के अंदर, ठीक है ना। और जो तीसरे नंबर पे हमारी चेंज हुई है, अमेंड हुई है, हैज़ अ पीरियड नॉट लेस देन 15 ईयर्स बीन एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट और एंड इज एन एडवोकेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। और कम से कम भी उसका जो एक्सपीरियंस हो वो 15 ईयर्स एडवोकेट का एक्सपीरियंस हो हाई कोर्ट के अंदर, ठीक है ना। सबसे पहली कि भाई वो सिटीजन हो पाकिस्तान का, ठीक है। दूसरी वो 5 साल तक हाई कोर्ट का जज बना हो। तीसरी जो है ना शर्त ये है कि कम से कम भी 15 साल का उसका जो है ना एक्सपीरियंस हो एज एडवोकेट इन हाई कोर्ट एज वेल एज इन सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना। अब उसके बाद जो है दूसरी हमारी अमेंडमेंट हुई है आर्टिकल 179 के अंदर, ठीक है ना। अब 179 के अंदर आर्टिकल के अंदर हमारी कौन सी चेंज हुई है, ठीक है ना, वो देखते हैं। पहली है द टर्म ऑफ चीफ जस्टिस, द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान विल सर्व एज 3 ईयर्स अनलेस ही रिजाइन। अब जो हमारा जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है, ठीक है ना, वो 3 साल तक जो है ना सर्व करेगा हमारे सुप्रीम कोर्ट को, अनलेस तब तक जब तक वो रिज़ाइन ना दे दे या वो 65 ईयर्स की एज तक ना पहुंच जाए और ही इज़ रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस, या उसको उस ऑफिस से रिमूव ना किया गया हो, ठीक है ना, या ना किया जाए, ठीक है। अब दूसरी क्या है, रिटायरमेंट। व्हेन हिज 3 ईयर्स आर अप ही विल रिटायर इवन इफ ही हैजंट रीच दी रिटायरमेंट। अगर हाँ मसलन पहले तो ऐसा था कि भाई कोई बंदा 60 साल मसलन उसकी उम्र 60 साल है, ठीक है ना, वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन गया। अब जब तक वो 65 साल का नहीं होता तब तक वो रिटायर नहीं होता था। लेकिन अब क्या कर दिया है इन्होंने, ये चेंज कर दिया है कि भाई अगर कोई बंदा उसकी उम्र 60 साल है और वो अपॉइंट होता है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, लेकिन उसके 3 साल पूरे हो गए, मीन्स वो उसने अपना जो है ना उसने सुप्रीम कोर्ट को सर्व किया 3 साल तक, ठीक है ना। अब क्या हुआ है, उसकी उम्र हो गई 63 ईयर्स। अब ये जब उसकी 63 ईयर्स एज हो गई तो अब ये बंदा रिटायर माना जाएगा, ये रिटायर हो जाएगा, ये वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वो रिटायर हो जाएगा क्योंकि उसका जो टेन्योर है 3 साल का वो मुकम्मल हो चुका है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि भाई वो जो है ना 65 साल तक की उम्र तक पहुँचे। अब सिर्फ ये है कि कोई भी बंदा जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट का बनेगा, ठीक है ना, तो वो 3 साल तक जो है ना अपनी सुप्रीम कोर्ट को सर्व करेगा, ठीक है। ये थी हमारे आर्टिकल 179 के अंदर अमेंडमेंट, ठीक है। अब देखते हैं कि दूसरा हमारा जो आर्टिकल है 184 उसके अंदर कौन सी अमेंडमेंट की गई है। उसके अंदर जो अमेंडमेंट की गई है वो मुतल्लिक है सुओ मोटो जुरिडिक्शन लिमिटेशन के मुताबिक। इसके अंदर जो आर्टिकल हमारा 184 है उसके अंदर जो क्लोज 3 है उसके अंदर चेंज की गई है। उसके अंदर एक नया प्रोविजन ऐड कर दिया गया है। वो प्रोविजन हमें क्या बताता है कि प्रोवाइडेड दैट द सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट मेक एन ऑर्डर, गिव डायरेक्शन और मेक डिक्लेरेशन on its own, ठीक है ना, or in the nature of suo motu beyond what is included in the application file under this clause। अभी इसका सिंपल अल्फाजों में अगर आपको सिंपल आपको मैं अगर बता दूं तो इसके अंदर ये है कि जो है ना कभी कभार क्या होता है कि बंदा जो है ना अपना राइट मांगने जाता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और कभी कभार क्या होता है कि उस राइट्स के अलावा भी सुप्रीम कोर्ट उसको कुछ और चीज़ें भी दिला देती है या उसके अलावा भी कुछ और चीज़ें प्रोवाइड कर देती है इंसाफ के अंदर। तो अब ऐसा नहीं होगा। इस न्यू प्रोविजन के मुताबिक जो है ना सुप्रीम कोर्ट के अंदर के पास अब ये जो है ना जुरिडिक्शन नहीं होगी कि वो जो चीज़ मांगी गई है उसके अलावा भी कोई चीज़ उसको प्रोवाइड कर दे। अब देखते हैं उसके बाद हमारी कौन सी अमेंडमेंट हुई है, ठीक है ना। उसके बाद जो हमारी अमेंडमेंट हुई है वो है आर्टिकल 185 के अंदर हमारी जो है ना अमेंडमेंट हुई है। अब ये अमेंडमेंट हमें क्या बताती है, इन द आर्टिकल 185 इन क्लोज 2 इन पैराग्राफ डी फॉर द वर्ड्स 50,000 द वर्ड्स 1 मिलियन शैल बी सबटाइटल्ड, सॉरी सब्स्टिट्यूट। अब जो अमेंडमेंट हुई है 185 आर्टिकल के अंदर जो है ना ये हमें क्या बताती है, 185 आर्टिकल के क्लोज 2 और पैराग्राफ डी के अंदर जो हमें ये बताती है कि पहले क्या था कि 50,000 जो है ना अमाउंट था, अब उसको 1 मिलियन कर दिया है। सिंपल अल्फाजों में ये बता दूं कि पहले ऐसा होता था कि कभी कभार जो है ना लोअर कोर्ट्स के अंदर हमारा फैसला जो है ना हमारे मुतल्लिक नहीं आता था, फिर हम जो है ना अपील करते थे हायर कोर्ट के ऊपर, फिर उस हाई कोर्ट के बाद जो है ना हम जाते थे सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तब क्या होता था कि कम से कम जो है ना पैसों की लिमिट थी वो 50,000 थी, मीन्स 50,000 अगर किसी बंदे का कोई केस है 50,000 से जो है ना लिमिट तक तो वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जा सकता था। लेकिन अब ये चीज़ खत्म कर दी है, कम से कम भी जो है ना 1 मिलियन की जो है ना लिमिट लगा दी गई है। जब तक 1 मिलियन का कोई मसलन केस ना हो तो वो तब तक वो जो है ना सुप्रीम कोर्ट के अंदर नहीं जा सकता केस। अब उसके बाद देखते हैं हमारी दूसरी जो है वो कौन सी जो है चेंजेस कर दी गई अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। अब ये दूसरी जो हमारी चेंज की गई है वो की गई है आर्टिकल नंबर 186 ए के अंदर जो है ना हमारी जो है ना अमेंडमेंट की गई। अब ये आर्टिकल 168 ए क्या हमें बताता है
The new article in the Constitution, Article 186A will be replaced with the following. अब 186 आर्टिकल ए को जो है रिप्लेस कर दिया फॉलोइंग चीज़ों से. पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू ट्रांसफर केसेस. 186A, द सुप्रीम कोर्ट में transfer any case, appeal or other proceeding from one high court to another high court or itself if it's believed this is necessary for the justice. अब ये वन आर्टिकल 186 हमें ये क्या बताता है कि भाई सुप्रीम कोर्ट के पास ये अब जुरिडिक्शन आ गई है कि भाई सुप्रीम कोर्ट के पास ये हमारी जो है ना पावर आ गई है कि वो किसी भी केस को ट्रांसफ़र कर सकती है एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट तक. अगर ज़्यादा ज़रूरत हुई या ज़्यादा ज़रूरत महसूस हुई तो वो केस को खुद भी हैंडल कर सकती है हमारी सुप्रीम कोर्ट. ये पावर जो है ना सुप्रीम कोर्ट को 186A आर्टिकल जो है ना हमारा प्रोवाइड कर देता है. उसके बाद हम देखते हैं कि हमारी जो अमेंडमेंट हुई है वो हुई है हमारे आर्टिकल 1 जो है ना 99 के अंदर जो अमेंडमेंट हुई है. अब उसके अंदर एक न्यू क्लोज की जो है ना वो एडिशन कर दी गई है. ठीक है ना. अब न्यू क्लोज एडिशन हमें क्या बताता है, आर्टिकल 199 के अंदर हमें बताता है कि इन द कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर क्लोज 1 ऑफ आर्टिकल 199 द फॉलोइंग न्यू क्लोज 1A विल बी एडेड. अब इसके अंदर जो क्लोज 1 है आर्टिकल 199 के अंदर एक न्यू क्लोज जो है ना 1A ऐड कर दिया गया है. अब वो हमें क्या बताता है, लिमिटेशन ऑन हाई कोर्ट एक्शंस. अब ये हमें आर्टिकल बताता है कि हाई कोर्ट की लिमिटेशन, ठीक है ना, एक्शंस के ऊपर. 1A टू क्लियरिफाई दैट द हाई कोर्ट कैन नॉट मेक एन ऑर्डर, गिव डायरेक्शंस और मेक डिक्लेरेशन ऑन इट्स ओन. ये भी सिंपल वही बात आ गई कि भाई हाई कोर्ट भी जो है ना अपनी मर्जी से कोई भी डायरेक्शन कोई भी ऑर्डर वगैरह नहीं दे सकती. ठीक है ना. जो चीज़ हाई कोर्ट से मांगी जाएगी हाई कोर्ट सिर्फ वही प्रोवाइड करेगी किसी भी बंदे को. ठीक है ना. आर्टिकल 202A के अंदर, ठीक है ना, 202A आर्टिकल के अंदर एक नया आर्टिकल ऐड कर दिया गया है. वो नया आर्टिकल देखते हैं हम क्या हमें बताता है. वो नया आर्टिकल हमें बताता है न्यू आर्टिकल इन द कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर आर्टिकल 202 द फॉलोइंग न्यू आर्टिकल 202A विल बी एडेड. अब कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस ऑफ हाई कोर्ट टू 202A. अब इसके अंदर जो है ना कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस हाई कोर्ट की जो है ना वो हमने ऐड कर दी हैं. अब इसके अंदर 3 क्लोज है. अब उसको हम देखते हैं. पहला क्लोज हमें क्या बताता है, देयर विल बी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच इन इन ईच हाई कोर्ट मेड अप ऑफ जजेस नॉमिनेटेड बाय द जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान. अब ये सिंपल हमें ये बताता है कि हर जो हमारी जो हाई कोर्ट होती है उसके अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस हमारी जो है ना वो बैठेंगी, वही नॉमिनेट करेंगे जजेस को जुडिशियल कमीशन के थ्रू ऑफ पाकिस्तान के जो स्टेट कर दिया गया हमारे क्लोज 5 ऑफ द आर्टिकल 175A के अंदर. जो हमारी द कंपोजिशन एंड द टर्म ऑफ दीज बेंचेस विल बी डिटरमिन्ड बाय द कमीशन फ्रॉम द टाइम टू टाइम. अब जो कंपोजिशन होगी और जो टर्म्स होंगे इस बेंचेस के वो हमारे जो है ना कमीशन टाइम टू टाइम जो है ना हमारी जुडिशियल कमीशन जो है ना पाकिस्तान की वो टाइम टू टाइम डिसाइड करेगी. अब उसके बाद दूसरा क्लोज हमें क्या बताता है, द मोस्ट सीनियर जज अमंग द नॉमिनेटेड विल बी द हेड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस. अब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस के अंदर जो हमारा जो मोस्ट सीनियर जज होगा उसी को नॉमिनेट करके हम जो है ना बिठाएंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस के अंदर. उसके बाद तीसरा है, नो अदर बेंच ऑफ द हाई कोर्ट एक्सेप्ट फॉर अ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कैन बी एक्सरसाइज द जुडिक्शन गिवन टू द हाई कोर्ट अंडर स्पेसिफिक प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 199. अब दूसरी कोई भी ब्रांच हाई कोर्ट की नहीं सिवाय कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के, ठीक है ना, वही एक्सरसाइज कर सकती है ओरिजिनल जुडिक्शन जो उसको हाई कोर्ट अंडर स्पेसिफिक प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 199 के मिलती है. अब देखते हैं दूसरी जो हमारी अमेंडमेंट हुई है वो हुई है हमारे आर्टिकल 215 आर्टिकल के ऊपर, ठीक है ना, 215 आर्टिकल के ऊपर. अब यहाँ पर एक न्यू प्रोविजन को ऐड कर दिया गया है. वो न्यू प्रोविजन देखते हैं हमें क्या बताता है. आफ्टर द फर्स्ट प्रोविजो द फॉलोइंग न्यू प्रोविजो विल बी एडेड provided further that the commissioner and a member shall continue to hold office even after their term ends until their successor take overs. अब ये जो हमारा जो आर्टिकल 215 ये हमें ये बताता है कि भाई कोई भी कमिश्नर हो अगर वो रिटायर भी हो जाता है या सस्पेंड किया जाता है वो तब तक जो है ना ऑफिस को नहीं छोड़ सकता जब तक उसका कोई सक्सेसर आके उसको टेक ओवर ना कर ले, उस जो है ना ऑफिस को टेक ओवर ना कर ले. पहले तो था कि भाई वो जो कमिश्नर था वो अपना रिटायर हो जाता था या उसको ऑफिस से हटाया जाता था, ठीक है ना, किसी भी रीज़न की वजह से, तो कोई एडिशनल कोई बिठा देते थे. लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा. तब तक कमिश्नर जो है ना अपनी ऑफिस नहीं छोड़ सकता जब तक कोई उसका सक्सेसर आके उसको उससे वो ऑफिस जो है ना टेक ओवर ना कर ले.
अब देखते हैं हमारे कौन से आर्टिकल में जो है हमारी अमेंडमेंट हुई है। अब जो हमारी अमेंडमेंट हुई है वो आर्टिकल 2 to 9 के अंदर हुई है। ये आर्टिकल हमें क्या बताता है, इन द कॉन्स्टिट्यूशन इन आर्टिकल 2 to 9 फॉर द एक्सप्रेशन टू फिफ्थ द एक्सप्रेशंस 1/4 शैल बी सब्स्टिट्यूटेड। अब ये सिंपल लफ्जों में मैं आपको बता दूं, पहले क्या था, बिफोर अमेंडमेंट क्या था, एट लीस्ट 2/5 मीन्स 40% ऑफ द टोटल मेंबर्स नीडेड टू आस्क फॉर प्रपोज लॉ टू बी रिफर टू द इस्लामिक काउंसिल फॉर एडवाइस। अब क्या कर दिया, अब इसको चेंज करके आफ्टर अमेंडमेंट क्या कर दिया, नाउ ओनली 1/5 ऑफ द मेंबर्स इज नीडेड टू मेक रिक्वेस्ट। किस चीज़ की रिक्वेस्ट, अब ये बताता है ही अमेंडमेंट टू द आर्टिकल 2 to 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन चेंजेस द रिक्वायरमेंट ऑफ हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ द नेशनल असेंबली। अब 2 to 9 के अंदर ये बता दिया कि कितने जो मेंबर्स होंगे वो नेशनल असेंबली और प्रोविंशनल असेंबली के ज़रूरत में होंगे टू रिक्वेस्ट रेफरल टू द इस्लामिक काउंसिल। मीन्स कोई भी लॉ को इस्लामिक इंजेक्शन के मुताबिक है या नहीं है उसको रेफ़र करने के लिए, अगर मतलब कोई भी शक है कि भाई ये इस्लामिक इंजेक्शन के खिलाफ है, तो उसको जो है ना इस्लामिक काउंसिल के अंदर भेजने के लिए पहले 1/4 जो है ना मीन्स 40% जो है ना मेंबर्स की रिक्वायरमेंट थी, 2/5 40% की रिक्वायर्ड थी। अब जो इसको चेंज करके जो है ना 1/5 25% जो है ना वो अपनी जो है ना मेंबर्स की तादाद कर दी गई है। तो चलिए अब देखते हैं हमारी जो सबसे बड़ी जो हमारी अमेंडमेंट्स हुई हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर वो कौन सी हैं, ठीक है ना। और जिसके मुतलिक जो है पाकिस्तान के अंदर अफरा तफरी चल रही थी वो हुई थी हमारी अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस के मुतलिक, ठीक है ना। अब देखते हैं हमारा जो आर्टिकल 175A और उसका सब क्लॉज 2 और 3 उसके अंदर कौन सी हमारी अमेंडमेंट हुई है। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं अमेंडमेंट ऑफ आर्टिकल 175A के क्लॉज 3 को, ठीक है ना। अब ये जो क्लॉज है और ये जो हमारा आर्टिकल है वो मुतलिक है अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बिफोर अमेंडमेंट मीन्स अमेंडमेंट से पहले क्या प्रोसीजर था, अमेंडमेंट से पहले प्रोसीजर ये था कि हमारा जो प्रेसिडेंट होता था वो क्या करता था कि भाई जो भी मोस्ट सीनियर जज होता था उसको नॉमिनेट कर देता था एज अ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब क्योंकि हमारी अमेंडमेंट आ चुकी है तो उसके अंदर हमारी चेंजेस हो गई हैं, ठीक है ना। अब आफ्टर अमेंडमेंट हमारे पास क्या प्रोसीजर है, हम पॉइंट टू पॉइंट जो है ना उसको डिस्क्राइब करते हैं। अब सबसे पहली जो हमारी पॉइंट है वो है नॉमिनेशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की, ठीक है ना। अब इसके अंदर भी हमारी 3 पॉइंट हैं, ठीक है ना, सब पॉइंट्स हैं। अब सबसे पहली पॉइंट जो हमें वो क्या बताती है कि द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान shall be nominated by the special parliamentary committee। अब जो हमारा जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होगा उसको एक हमारी स्पेशल पार्लियामेंट्री कमेटी होगी, वही जो है ना उसको नॉमिनेट करेगी हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को। दूसरी पॉइंट हमें ये बताती है द नॉमिनेशन मस्ट बी मेड फ्रॉम अमंग्स दी 3 मोस्ट सीनियर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अब जो हमारी नॉमिनेशन होगी वो हमारे 3 मोस्ट जो जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के उन्हीं में से ही होगी, ठीक है ना। उन तीनों के बीच में से ही हमारी नॉमिनेशन होगी, ठीक है ना, द नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के लिए, ठीक है ना। अब जो हमारी तीसरी पॉइंट है वो है द नेम ऑफ द नॉमिनी शैल बी सेंट टू द प्राइम मिनिस्टर एंड हु विल फॉरवर्ड इट टू द प्रेसिडेंट। अब तीसरी पॉइंट हमें ये बता दी है जो भी हमारा नॉमिनेटेड जज होगा उसका नाम जो है वो हम फॉरवर्ड कर देंगे प्राइम मिनिस्टर के पास, ठीक है ना, प्राइम मिनिस्टर के पास भेज देंगे। अब फिर प्राइम मिनिस्टर क्या कर देगा, उसको फॉरवर्ड कर देगा हमारे प्रेसिडेंट के पास, ठीक है ना। अब उसके बाद अब देखते हैं हमारे पास दूसरी पॉइंट क्या है, वो दूसरी पॉइंट हमारी क्या है, डिक्लिनेशन प्रोसेस। अब जो दूसरी पॉइंट है वो हमारी डिक्लिनेशन प्रोसेस है। सिंपल अल्फाजों में अगर मैं आपको बता दूं, जो हमारे 3 मोस्ट सीनियर जजेस से मसलन इस जज को जो है हमने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान डिक्लेयर कर दिया, अब इसने किसी भी कारण की वजह से जो है ना डिक्लाइन कर दिया है इस पोस्ट को, तो अब उसके बाद हमारे पास क्या तरीकेकार होगा। अब उसके पास हमारा तरीकेकार होगा उसके अंदर भी हमारे पास 2 तरीकेकार होंगे। इफ द फर्स्ट नॉमिनी डिक्लाइन द पोजीशन ऑफ पोजीशन अनदर जज फ्रॉम द रिमेनिंग 2 मोस्ट सीनियर जजेस शैल बी कंसीडर्ड एज द नॉमिनेटेड। अब मसलन ये हमारे 3 जो है ना अपने जो है ना मोस्ट सीनियर जजेस हैं इसको हमने एज अ चीफ जस्टिस नॉमिनेट कर दिया, ठीक है ना। अब इसने किसी भी रीजन की वजह से इसको डिक्लाइन कर दिया, तो अब क्या होंगे कि ये इन दोनों के बीच में से ही किसी को नॉमिनेट कर दिया जाएगा अगले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए। अब मसलन क्या होगा कि अब इन दोनों में से मसलन इसको हमने नॉमिनेट कर दिया अगले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, अब इसने भी किसी भी रीजन की वजह से जो है ना डिक्लाइन कर दिया इस पोजीशन को। अब क्या हमारे पास प्रोविजन है, अब हमारे पास जो प्रोविजन है वो क्या है, इफ द सेकंड नॉमिनी आल्सो डिक्लाइंस द नेक्स्ट मोस्ट सीनियर जज हु मे नॉट बी अमंग द टॉप 3 सीनियर जजेस शैल बी कंसीडर्ड एज द नॉमिनेटेड। अब उसके बाद जो दूसरा जो हमारा मोस्ट सीनियर जज होगा उसको हम नॉमिनेट कर देंगे एज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। अब अच्छा इसके अंदर एक जो है ना एक्सेप्शन है, ये भी है कि भाई अगर जब टॉप 3 से काम नहीं बना तो अब उसके बाद जो मोस्ट सीनियर जज होगा वो इन टॉप 3 में से ना भी हो सकता है, मींस इसमें इन तीनों में से नहीं भी हो सकता है, ठीक है ना। अगर कोई चौथा बंदा जो मोस्ट सीनियर जज होगा उसको भी हम जो है ना नॉमिनेट कर सकते हैं एज अ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए। दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू अंटिल द नॉमिनी इज अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। ये हमारा जो प्रोसेस है ये चलता जाएगा जब तक कि हमारे पास जो है ना चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है ना नॉमिनेटेड नहीं हो जाता।
अब उसके बाद हमारे पास जो तीसरी जो है ना वो पॉइंट है वो है कमेटी कंपोजिशन, ठीक है ना। अब हमारा जो क्लॉज 3A है वो हमें बताता है कंपोजिशन ऑफ कमेटी। अब जो हमारी कमेटी बनेगी उसके अंदर कम से कम भी 12 मेंबर्स हमारे होंगे, ठीक है ना। 8 हमारे जो मेंबर्स होंगे वो नेशनल असेंबली से होंगे और 4 हमारे जो मेंबर्स होंगे वो हमारे सेनेट से होंगे, ठीक है ना। अब उसके बाद हमारी जो चौथी पॉइंट है वो हमें क्या बताती है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है ना। ये क्लॉज 3B है। अब ये हमें क्या बताता है, मेंबर्स विल नॉमिनेटेड बाय देयर रिस्पेक्टिव पार्लियामेंट्री लीडर्स। हमारे जो उसके जो मेंबर्स होंगे वो नॉमिनेट किए जाएंगे अपने अपने जो है ना पार्लियामेंट्री लीडर्स के थ्रू, एंड द चेयरमैन और स्पीकर, और चेयरमैन और स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली के थ्रू भी शल नोटिफाई द मेंबर्स, वो उनको नोटिफाई कर देंगे मेंबर्स को, ठीक है ना। अब हमारी फिफ्थ पॉइंट है वो क्या बताती है हमें, नॉमिनेशन डेडलाइन। अब हमारे नॉमिनेशन डेडलाइन क्या होगी, द कमेटी बाय अ 2/3 मेजोरिटी, जो हमारी कमेटी होगी उसकी जो 2/3 मेजोरिटी होगी ऑफ इट्स टोटल मेंबरशिप की, मस्ट सेंड अ नॉमिनेशन, वो नॉमिनेशन भेजेंगे CJP को, ठीक है ना, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को 14 डेज बिफोर द रिटायरमेंट, उसके रिटायरमेंट के 14 दिन पहले, ठीक है ना, ऑफ द सिटिंग चीफ जस्टिस, जो हमारा करंट चीफ जस्टिस होगा उसको। अब एक दूसरा भी हमारे पास एक स्पेशल जो है ना प्रोवर्ब भी आ जाता है, उसके अंदर हमें क्या बताता है, फॉर द फर्स्ट नॉमिनेशन आफ्टर द 26th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। हमारी जो फर्स्ट नॉमिनेशन होगी आफ्टर 26th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद, द नॉमिनेशन मस्ट बी मेड 3 days बिफोर, नॉमिनेशन 3 दिन पहले ही जो है ना की जाएगी, ठीक है ना, 3 days बिफोर, एंड द रिटायरमेंट ऑफ द चीफ जस्टिस के रिटायरमेंट से पहले, मीन्स चीफ जस्टिस के रिटायरमेंट के 3 दिन पहले ही जो है ना वो नॉमिनेट किया जाएगा। अब हमारी पॉइंट नंबर 6 है, वो हमें क्या बताती है, द वैलिडिटी ऑफ कमिटीज डिसीजन, ठीक है ना। अब ये हमें पॉइंट बताती है, नो डिसीजन ऑफ कमेटी और कमीशन कैन बी क्वेश्चंस और इनवैलिडेट, ठीक है ना, ड्यू टू वैकेंसी और द एब्सेंस ऑफ एनी मेंबर फ्रॉम द मीटिंग। अब उसके बाद हमारी जो है पॉइंट नंबर 7 आ जाती है, ठीक है ना। अब हमारी पॉइंट नंबर 7 हमें क्या बताती है, द मीटिंग ऑफ द कमेटी शैल बी हेल्ड इन कैमरा, मीनिंग प्राइवेटली। अब जो हमारी मीटिंग्स होंगी, ठीक है ना, कमेटी की, वो प्राइवेटली होंगी और उसका जो रिकॉर्ड होगा ऑफ प्रोसीडिंग का शैल बी मेंटेन, उसको रिकॉर्ड को मेंटेन किया जाएगा। अब हमारी जो है पॉइंट नंबर 8 है, वो देखें हमें क्या बताती है, एग्जेम्पशंस आफ्टर आर्टिकल 68। इसका मतलब ये है कि जो प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 68 विच प्रोहिबिटेट्स डिस्कशंस ऑन द कंडक्ट ऑफ जजेस इन पार्लियामेंट डू नॉट अप्लाई ऑन दिस प्रोसीडिंग ऑफ द कमेटी, मींस 68 आर्टिकल जो है ना यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा प्रोसीडिंग ऑफ कमेटी के ऊपर, ठीक है ना। अब जो है पॉइंट नंबर 9 हमें क्या बताती है, रूल मेकिंग पावर, ठीक है ना, रूल मेकिंग पावर, द कमेटी इज एम्पावर्ड टू मेक रूल्स फॉर रेगुलेशन इट्स प्रोसीजर। अब जो कमेटी है उसके पास इतनी पावर है कि वो अपने रूल्स बना सकती है, ठीक है ना, प्रोसीजर के लिए। अब इसके बाद हमारा जो मेजर चेंज आई थी, सॉरी मेजर अमेंडमेंट हुई है, वो हुई है हमारे 175A का क्लोज नंबर 2 हमें क्या बताता है, स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशियल कमीशन, ठीक है ना। जुडिशियल जो हमारी कमीशन होगी उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। अब सबसे पहले देखते हैं, अब हमारे पास है मेंबर्स ऑफ कमीशन और उनके रोल और उनके टाइटल्स क्या हैं। अब सबसे पहले हमारा होगा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जो हमारा चेयरपर्सन होगा, ठीक है ना। अब उसके बाद 3 मोस्ट सीनियर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, उसके मेंबर्स होंगे, ठीक है ना। द मोस्ट सीनियर जज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस, वो भी हमारे मेंबर्स होंगे, ठीक है ना। फेडरल मिनिस्टर फॉर लॉ एंड जस्टिस, वो भी जो है ना हमारा मेंबर होगा किसका, जुडिशियल कमीशन का। और उसके बाद अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान भी हमारा मेंबर होगा। एन एडवोकेट 6 नंबर पे है, एन एडवोकेट हैविंग नॉट लेस देन 15 ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस इन द सुप्रीम कोर्ट, और एक एडवोकेट होगा जिसका कम से कम भी जो है ना 15 साल का एक्सपीरियंस होगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर, नॉमिनेटेड बाय पाकिस्तान बार काउंसिल, जिसको पाकिस्तान बार काउंसिल ने नॉमिनेट किया हो फॉर 2 ईयर्स, वो भी मेंबर होगा, ठीक है ना। 2 मेंबर्स फ्रॉम द सेनेट एंड 2 मेंबर्स फ्रॉम द नेशनल असेंबली, और 2 मेंबर्स हमारे सेनेट से होंगे और 2 मेंबर हमारे नेशनल असेंबली से होंगे। 2 फ्रॉम द ट्रेजरी ब्रांचेस, अब 2 जो है वो हमारे ट्रेजरी ब्रांचेस से होंगी। 1 फ्रॉम ईच हाउस, दोनों हाउसेस में एक, ठीक है ना। एंड 2 फ्रॉम दी अपोजिशन बेंचेस, और 2 जो हैं मेंबर्स वो हमारे अपोजिशन बेंचेस से होंगे, 1 फ्रॉम ईच हाउस, वो भी हमारे मेंबर्स होंगे, ठीक है ना। अब 8वें नंबर पे क्या है, अब ये चेंज की गई है, अ वुमेन और नॉन मुस्लिम टेक्नोक्रेट
अदर देन अ मेंबर ऑफ मजलिस शूरा पार्लियामेंट हु इज क्वालिफाइड टू बी अ मेंबर ऑफ सेनेट नॉमिनेटेड बाय 2 ईयर्स टर्म्स, ठीक है ना। ये भी हमारे मेंबर्स हो गए, मीन्स एक वुमेन और दूसरा हमारा नॉन मुस्लिम है, ठीक है ना। टेक्नोक्रेट भी जो है ना वो उसको भी क्वालिफाइड किया जाएगा एज अ मेंबर, ठीक है, जिसको 2 साल के लिए जो है नॉमिनेट किया, सॉरी 2 साल के टर्म के लिए नॉमिनेट किया जाएगा, किसके अंदर, हमारे जुडिशल कमीशन के अंदर, ठीक है ना। अब उसके बाद हमारे पास आ जाता है हमारा आर्टिकल है, वो आर्टिकल है 191A, ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस। अब ये ज़बरदस्त अमेंडमेंट हुई है हमारे पाकिस्तान के अंदर, ये पहले नहीं थी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस, ये इसको जो है अमेंड करके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डाल दिया गया है एज आर्टिकल 191A के तहत, ठीक है ना। अब इसके अंदर हमारे पास एक तरफ हमारी क्लोज है, दूसरी तरफ हमारी समरीज है। अब इसको वन बाय वन हम जो है ना क्लोजेस को डिस्क्राइब करते हैं, डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले हमारी जो क्लोज है, क्लोज 1 है, वो क्या बताती है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस की एस्टेब्लिशमेंट कैसे होगी, अब समरी देखें क्या बताती है हमें। द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट विल बी फॉर्म्ड कंसिस्टिंग ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट जजेस। उसके अंदर हमारे सुप्रीम कोर्ट जजेस होंगे, नॉमिनेटेड बाय जुडिशल कमीशन, जिनको जुडिशल कमीशन ने जो है ना नॉमिनेट किया हो, ठीक है ना। अब उसके बाद द कंपोजिशन एंड ड्यूरेशन ऑफ दीज बेंचेस विल बी डिटरमाइंड बाय द जुडिशल कमीशन। अब इनकी जो कंपोजिशन और जो इनकी जो ड्यूरेशन होगी, ठीक है ना, इन बेंचेस की, वो भी कौन डिटरमाइन करेगा, वो भी हमारी जुडिशल कमीशन जो है ना उसको जो है ना नॉमिनेट करेगी या डिसाइड करेगी टाइम टू टाइम। अब उसके बाद द बेंचेस में भी कंप्राइज एन इक्वल नंबर ऑफ जजेस फ्रॉम ईच प्रोविंस। अच्छा, जो हमारी बेंचेस होंगी वो ईच प्रोविंस से इक्वल मेंबर्स से जो हमारी बनेंगी, ठीक है ना। अब दूसरी क्लोज नंबर 2 देखते हैं, वो हमें क्या बताती है। क्लोज नंबर 2, द मोस्ट सीनियर जज अमंग दोज नॉमिनेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच विल एक्ट एज द सीनियर जज ऑफ दैट बेंच। अब जो मोस्ट सीनियर जज होगा अमंग दोज नॉमिनेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस हु विल एक्ट एज द सीनियर जज ऑफ बेंच, ठीक है। अब देखते हैं हमारा क्लोज 3 क्या बात हमें बताता है। अब हमारा क्लोज 3 जो है वो हमें बताता है एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस। अब क्लोज 3 जो है वो हमें जो है ना जुरिडिक्शन बताता है, ठीक है ना। एक तो भाई कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस के पास अपनी एक ओरिजिनल जुरिडिक्शन होगी आर्टिकल 184 क्लोज बी के तहत, दूसरी अपीलिएट जुरिडिक्शन होगी, ठीक है ना, एज पर आर्टिकल 185(3) के तहत, और इनके पास एडवाइजरी जुरिडिक्शन भी होगी अंडर आर्टिकल 186 के तहत भी। अब उसके बाद हमारा क्लोज नंबर 4 देखते हैं, वो क्या है, कंपोजिशन ऑफ द बेंचेस। अब हमारा जो आर्टिकल क्लोज नंबर 4 है वो हमें बताता है एनी बेंच फॉर्म्ड अंडर द क्लोज 3 शुड बी कंसिस्ट ऑफ नो फीवर देन 5 जजेस। अच्छा, हमारी जो बेंच होगी वो कम से कम भी 5 जजेस की होगी, ठीक है ना, बनी हुई होगी, लीड बाय द सीनियर मोस्ट जज। जिसको लीड कौन करेगा, एक सीनियर मोस्ट जज लीड करेगा ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का बेंचेस, एंड 2 मोर सीनियर जजेस, और 2 मोर सीनियर जजेस भी होंगे जो नॉमिनेट किए गए होंगे जुडिशल कमीशन के तहत, ठीक है ना। अब क्लोज नंबर 5 हमें क्या बताता है, ट्रांसफर ऑफ पेंडिंग केसेस। क्लोज 5 हमें बताता है कि भाई पिटिशन और अपील्स हो और रिव्यू एप्लीकेशंस हो रिलेटेड टू क्लोज 3, ठीक है ना, विच वर पेंडिंग बिफोर द सुप्रीम कोर्ट बिफोर द 26th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2024 विल बी ट्रांसफर टू द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस फॉर द हेयरिंग एंड रेजोल्यूशन। अब इस अमेंडमेंट के बाद जो हमारे पेंडिंग अपील्स, पिटिशंस और एप्लीकेशन थी वो रेफर कर दी जाएंगी, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को, जैसे कि हेयरिंग को कंटिन्यू किया जाए और रिजोल्यूशन की जाए केसेस की, ठीक है ना। अब उसके बाद हमारी जो लास्ट क्लोज है वो है हमारी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर। अब ये क्लोज हमें बताता है प्रैक्टिस और प्रोसीजर से रिलेटेड, जजेस नॉमिनेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस हैव द अथॉरिटी टू मेक रूल्स। अब जो जजेस नॉमिनेट किए गए होंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस के अंदर, उनके पास ये अथॉरिटी है कि वो रूल्स और रेगुलेशन बना सकते हैं, जैसे रेगुलेशन द प्रैक्टिस एंड प्रोसीडिंग ऑफ दीज बेंचेस, जैसे कि वो इन बेंचेस की जो है ना प्रोसीजर्स को जो है ना रन कर सकें, ठीक है ना, सब्जेक्ट टू दी लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो यही थी हमारी जो है मेजर जो हमारी जो अमेंडमेंट्स हुई थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। आई होप आप सबको क्लियरली समझ में आया होगा। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर दें, मैं वहाँ पर कोशिश करूँगा आपको समझाने की। और हाँ, इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। थोड़ी लंबी वीडियो बन गई है, लेकिन ये जो हमारी 26th अमेंडमेंट थी उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स थी वो सारी की सारी मैंने कोशिश की एक जो है ना कवर करने की और क्लियर करने की। आई होप आपको वीडियो जो है समझ में आ गई होगी। तो इसी वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो प्लीज़ जो है ना इस वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और बेल के आइकन को ज़रूर दबा दें। और हाँ, मुझे मज़ीद फॉलो करना ना भूलिएगा टिकटॉक, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी जल्दी किसी और वीडियो के अंदर।